नमस्कार बच्चों, चलिए एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आ गए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स आ रहा है कि हम एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाएं। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए। हमारा जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रखने का भी जो प्लानिंग चल रहा है वो हम इसलिए प्लान कर रहे हैं क्योंकि जो बच्चे अभी, अगर आप देखें एमसीक्यू अगर आप पढ़ते हो तो आपकी नींव जो बेस है वो कमजोर होती चली जाएगी। आप 4 ऑप्शन के अलावा आप जो डीप में आपको पढ़ना है वो आप पढ़ नहीं पाओगे। हम मानते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा समय देना होगा। अगर आपको थोड़ा और आगे और बड़ी जॉब अचीव करना है तो आपको थोड़ा टाइमिंग देना होगा थ्योरी को। जब तक आपको बेस नहीं मालूम होगा तब तक आप कैसे आगे निकल पाओगे, ये बताइए। ठीक है। और बड़ी जॉब जिसको अचीव करना, देखिए आप एक एग्जांपल समझिए कि जब भी आप कोई एक मकान तैयार करते हो तो सबसे पहले उसकी नींव मजबूत करनी होती है। ठीक है। और अगर मकान की नींव अगर खराब है तो आप कितनी भी बड़ी इमारत तैयार कर लो, वो एक दिन धराशायी हो ही जाएगी। तो आपको सबसे पहले अगर अपने नॉलेज को इंप्रूव करना है तो आप एमसीक्यू नहीं बल्कि थ्योरी क्लास को वॉच करिए, ताकि इससे बनने वाले जो भी बीच में क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन का। हमारा जो भी सेशन चल रहा है अभी ओबीजी जो बीएससी नर्सिंग 4th ईयर का फाइनल ईयर का जो चल रहा है उसका हम क्लास ले रहे हैं अभी। और अभी 8 यूनिट हमारी स्टार्ट होने वाली है। जल्दी ही हमारी ओबीजी क्लास कंप्लीट होने वाली है थ्योरी की। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे साइकेट्री का, तो जिसको आप लोग लगातार कंटिन्यू वॉच करिए। इसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी लाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको थ्योरी क्लियर करवाएंगे, उसके बाद ही एमसीक्यू पढ़ाएंगे। क्योंकि जब तक आप थ्योरी क्लियर नहीं करके रखोगे तो एमसीक्यू आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेट्रोवर्टेड ग्रेविडा यूट्रस एंड जेनाइटल प्रोलैप्स इन प्रेगनेंसी। क्या होता है रेट्रोवर्टेड ग्रेविडा यूट्रस और जेनाइटल प्रोलैप्स इन प्रेगनेंसी? आपको बता दें, रेट्रोवर्टेड ग्रेविडा यूट्रस वो होता है जब कोई भी मदर्स प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। ग्रेविडा मतलब होता है प्रेगनेंसी, ठीक है। तो बोलते हैं ना मल्टी ग्रेविडा या प्रीमी ग्रेविडा। प्रीमी मतलब होता है फर्स्ट टाइम की प्रेगनेंसी, मल्टी यानी कई बार, मतलब सेकंड बार प्रेगनेंसी या थर्ड बार की प्रेगनेंसी जो होती है वो मल्टी ग्रेविडा होती है। तो रेट्रोवर्टेड बोला गया है कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे कैसे बैकवर्ड हो जाता है यूट्रस, कैसे एक्सपल्ड आउट होगा, ठीक है, बैकवर्ड। तो ये बताया जा रहा है कि ग्रोइंग यूट्रस कन्फाइंड विद इन द पेल्विस बीनीथ सैक्रल प्रोमिनेंटरी। साइनम सिम्टम देखने को क्या मिलता है? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील होगा, ठीक है, फीलिंग पैल्विक फुलनेस, लो बैक पेन होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन, डिस्यूरिया, पेनफुल डिस्यूरिया होगा, ब्लैडर नेक कॉजेज यूरिनरी रिटेंशन एंड स्टेसिस रिजल्टिंग यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, पाइलोनेफ्राइटिस होगा। मदर कंप्लेन करती है प्रेशर ऑफ द कॉन्स्टिपेशन एंड इंफेक्शन ऑफ फीसेस, डिस्टेंडेड ब्लैडर विल बी पाल्पेबल एब्डोमिनली, फीटल हार्ट साउंड डिफिकल्ट टू अस्कल्टेट। रेट्रोवर्टेड ग्रेविडा यूट्रस में क्या होता है? फीटल हार्ट साउंड को अस्कल्टेट करना, सुन पाना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ये साइनम सिम्टम देखने को मिलते हैं रेट्रोवर्टेड ग्रेविडा यूट्रस। मतलब यूट्रस का पोजीशन जो होता है वो कैसा हो जाता है? रेट्रोवर्टेड हो जाता है, मतलब बैकवर्ड पोजीशन में आ जाता है। लॉन्ग एक्सिस डायरेक्ट जो उसकी पोजीशन होती है वो किस पोजीशन में हो जाएगी? बैकवर्ड पोजीशन में, ठीक है। डायग्नोज क्या करेंगे हम? सबसे पहले इस केस में पेशेंट की कंप्लेन क्या होती है तो डायग्नोज करना है। रिटेंशन ऑफ यूरिन, डिफिकल्टी मेजरेशन, अर्ली प्रेगनेंसी में हमको देखना है। बायो मैनुअल एग्जामिनेशन के लिए बोलना है। सर्वाइकल ऑस को देखना है। पाउच ऑफ डगलस, पाउच ऑफ डगलस हम आपको बता दें क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, जो एब्डोमिनल वाला एरिया होता है, जो गैपिंग एरिया, वो होता है पाउच ऑफ डगलस। तो पाउच ऑफ डगलस ये नहीं होता है। आपका कंफ्यूजन हम क्लियर कर देते हैं। यूट्रस और वेजाना के बीच में, सॉरी, वेजाना और रेक्टम के बीच का जो प्लेस होता है, जैसे कि यूट्रस का एक प्लेस हो गया और रेक्टम का, तो उसके बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं क्या? पाउच ऑफ डगलस। आप लोग एनाटॉमी में पढ़िएगा, या एनाटॉमी में जब भी आप सर्च करिए उसमें पिक्चर्स में बेकायदे आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर्स उसका दिखता है, ठीक है। पर बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि एब्डोमिनल वाला जो एरिया होता है यूट्रस से लगा हुआ, उसका जो गैप एरिया होता है उसको हम पाउच ऑफ डगलस कहते हैं, वो उसको नहीं कहते हैं। आप इस कंफ्यूजन को क्लियर करके रखिएगा। तो चलिए ठीक है। तो ये डायग्नोसिस सब करेंगे, रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे जो हेल्प करता है यूट्रस के रेट्रोवर्टेड पोजीशन को सही करने में। रेक्टल एग्जामिनेशन अगर हम करते हैं तो ठीक है। ऑन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। सेंस स्वेलिंग फील्ड, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जो होता है, ठीक है, इपीगैस्ट्रिक और हाइपोगैस्ट्रिक एक होता है। तो जो गैस्ट्रिक वाला, जो स्टमक वाला एरिया होता है, उसका हाइपोगैस्ट्रिक जो रीजन होता है वो एम्ब्लाइकस से क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर होता है, राइज होता है, ठीक है, एबव रहेगा वो। तो उसको भी हमको क्या करना है? एग्जामिन करना है, ठीक है, फील करना है इसको कि स्वेलिंग तो नहीं है उस एरिया में। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि यूट्रस रेट्रोवर्टेड है कि नॉर्मल पोजीशन में है। अब हम ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे? तो पेशेंट कम रिटेंशन यूरिन फर्स्ट द ब्लैडर। सबसे पहले तो हमको यूरिन को क्या करना है? ब्लैडर से एम्प्टी करना है, कैथेटर का यूज करना है, असेप्टिक प्रिकॉशन का यूज करना है। यूरिन को सेंड करना है कल्चर्स के लिए, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करना है, पोस्चरल मेथड्स यूज करना है, अडॉप्टिंग नी चेस्ट पोजीशन देना है, करेक्ट द यूट्रोवर्सन यूट्रस। किसी भी मदर्स का जब
रिट्रोवर्टेड ग्रेविडा यूट्रस होता है तो उसको कौन सी पोजीशन देते हैं हम, नी चेस्ट पोजीशन देते हैं, ठीक है। सम टाइम कंटिन्यूअस ड्रेनेज ऑफ ब्लैडर बाय इनवेलिंग कैथेटर में हेल्प, ड्रेनेज ब्लैडर को ड्रेनेज करने के लिए हमेशा कौन सा कैथेटर यूज करते हैं, इनवेलिंग कैथेटर, जो हेल्प करता है क्लियरली ड्रेन आउट करने के लिए। देन इसके बाद मैनुअल रिप्लेसमेंट करते हैं जिसमें किसका यूज करते हैं, प्रेशरी, जिसको हम बोलते हैं हॉर्जिस विथ प्रेशरी, इसका यूज करते हैं 18 to 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है। इन डायग्नोज केस एंटीरियर अस्कल्टेशन ऑफ द यूट्रस डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन मेथड ऑफ चॉइस। अगर रेट्रोवर्टेड ग्रेविडा यूट्रस है तो उस कंडीशन पे हमको कि फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए फिर नहीं चॉइस करना है, फिर क्या बोलना है, सिजेरियन सेक्शन को चॉइस करना है। तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट जो रेट्रोवर्टेड यूट्रस को ठीक करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था जेनाइटल प्रोलैप्स इन प्रेगनेंसी। जेनाइटल प्रोलैप्स इन प्रेगनेंसी मतलब होता है कि जेनाइटल जो एरिया होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर कैसे प्रोलैप्स होने के चांसेस बनते हैं। तो प्रेगनेंसी एक तो सभी को मालूम है कि अनकॉमन विथ थर्ड यूट्राइन प्रोलैप्स, सिस्टोसिली एंड रेक्टोसिली प्रेगनेंसी इज द अनलाइकली व्हेन द सर्विक्स रिमेन आउटसाइड द इंट्रोइटस एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रेगनेंसी थर्ड डिग्री प्रोलैप्स इन द एन एक्सट्रीमली रेयर इवेंट। बताया गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ये अनकॉमन केसेस देखने को मिलता है। थर्ड डिग्री का यूट्राइन प्रोलैप्स होने का बताया गया है सिस्टोसिली, ठीक है, या तो हो सकता है यूट्राइन कैविटी में या यूट्रस में ट्यूमर फॉर्म हो, ठीक है, यूट्रस में क्या हो, ट्यूमर फॉर्म हो या यूट्रस में अल्सर फॉर्म हो, तो कोई सिस्ट फॉर्म हो जाए यूट्रस में। तो ऐसा अगर यूट्रस में अगर सिस्ट फॉर्म हो जाता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, जेनाइटल प्रोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। और सर्विक्स रिमेंस आउटसाइड, जो एक्सटर्नल ऑस होता है अगर ओपन हो तो उस कंडीशन पे क्या होता है, जेनाइटल एरिया प्रोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, जो थर्ड डिग्री प्रोलैप्स का बताया गया है और बहुत रेयर केस बताया गया है, ठीक है। तो यूट्रस प्रोट्रूड इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द वेजाइना, यूट्रस प्रोट्रूड हो जाए लोअर पार्ट ऑफ द वेजाइना को उसको हम बोलते हैं जेनाइटल प्रोलैप्स इन प्रेगनेंसी। रीजन बताया गया है वीकिंग ऑफ यूट्राइन मसल्स, प्रोलैप्स अनक्वालिफाइड रिफर्स टू डिसेंट ऑफ वन और मोर पेल्विक स्ट्रक्चर ड्यू टू वीकनेस ऑफ पेल्विक फ्लोर। क्या क्या होता है इफेक्ट ऑन प्रोलैप्स, प्रोलैप्स होने के प्रभाव क्या दिखते हैं, ठीक है। तो देयर ए एग्रीवेशन ऑफ एनाटॉमिकली चेंजेस लाइक एडिमा एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ सर्विक्स, सिस्टोसिली, रेक्टोसिली आर मोर प्रोनाउंस्ड एंड एग्रीवेशन ऑफ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, देयर इज द कॉपियस वेजाइनल डिस्चार्ज एंड चांसेस ऑफ इंसिनरेशन, ठीक है, इनकैर्सलेशन। ये क्या होता है आपका जो जेनाइटल प्रोलैप्स होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो इफेक्ट क्या होता है, एनाटॉमिकली चेंजेस होते हैं, एडिमा, एनाटॉमिकली चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखिए इसमें तो बताया गया है कि एडिमा प्रेजेंट हो जाएगा, सर्विक्स का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी, रेक्टोसिली या सिस्टोसिली होने के चांसेस बनेंगे, यूट्राइन में या रेक्टस में क्या होगा, सिस्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, मोर प्रोनाउंस एग्रीवेशन ऑफ स्ट्रेस और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन या इनकॉन्टिनेंस ऑफ स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होगी पेशेंट को, देयर इज द कॉपियस वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, चांसेस ऑफ इंसिनरेशन होने के चांसेस या टीयरिंग होने के चांसेस बनते हैं इस कंडीशन पे, ठीक है। प्रोलैप्स का इफेक्ट बताया जा रहा है कि क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। अब इसका इफेक्ट प्रेगनेंसी में बताया जा रहा है, देयर इज द इंक्रीज चांस ऑफ अबॉर्शन, अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, डिस्कम्फर्ट, इंक्रीज एलिमेंट, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, तो देयर इज एन इंक्रीज चांसेस ऑफ अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, सर्वाइकल डिस्टोसिया। देखिए लेबर के टाइम पे क्या बताया गया है, सर्वाइकल डिस्टोसिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, और रप्चर यूट्रस का जो मेम्ब्रेन होता है वो रप्चर होने के चांसेस होते हैं। प्रोलॉन्ग लेबर, नॉन डायलिटेशन ऑफ सर्विस, हो सकता है कि सर्विक्स का डायलिटेशन ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, सिस्टोसिली या रेक्टोसिली अगर है वहाँ पे तो ऑपरेटिव इंटरफेस मतलब ऑपरेशन की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो ये तो होता है ड्यूरिंग लेबर में, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है अगर जेनाइटल जो ऑर्गन्स है अगर वो प्रोलैप्स होने की कंडीशन पे होते हैं तो। अब इसके बाद ड्यूरिंग प्यूपेरियम, प्यूपेरियम के टाइम पे क्या होता है, प्यूपेरियम क्या होता है आफ्टर डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं, जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद, तो सब इनोवुलेशन होने के चांसेस, सब इनोवुलेशन मतलब होता है यूट्रस का बाहर आ जाना, यूट्रस का बाहर आ जाना, सब इनोवुलेशन होने के चांसेस होते हैं या यूट्रस में इन्फेक्शन होने के चांसेस बन सकते हैं, ये होता है ड्यूरिंग। देन इसके बाद हम साइनम सिम्टम देखते हैं। साइन सिम्टम देखने को क्या मिलता है, अर्ली मंथ में साइनम सिम्टम बैक एक होगा, एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, अपीयरेंस सेक्रेशन ऑफ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, मैकेनिकल डिस्कम्फर्ट एज द सर्विक्स कम आउटसाइड द एंटोरियस विच ब्लीड इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे साइनम सिम्टम देखने को मिलते हैं जब जेनाइटल एरिया प्रोलैप्स होने की कंडीशन पे होता है, तो ये सिम्टम देखने को मिलता है।
साइन क्या दिखेगा, प्रेजेंस ऑफ साइन प्रेगनेंसी के टाइम पे बताया जा रहा है कि डायग्नोस ऑफ द डिग्री ऑफ द यूट्राइन प्रोलैप्स, हमको उसकी डिग्री देखना है, सिस्टोसिली है या रेक्टोसिली है या स्टेस इनकॉन्टिनेंस कंफर्म करना है, सर्विक्स को देखना है, ऑडिमेटस तो नहीं है या अल्सरेटेड फॉर्म तो नहीं है, ठीक है, अल्सर तो फॉर्म नहीं है सर्विक्स में, या आपका सर्विक्स एडिमेटस तो नहीं है, फ्लूइड कलेक्ट तो नहीं है, एडिमा तो प्रेजेंट नहीं है। देन इसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हम ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द सर्विक्स आउटसाइड द इंटोरिटस, द सर्विक्स इज द रिप्लेस इनसाइड द वेजाइना एंड केप्ट इन द पोजीशन रिंग प्रेशरी। रिंग प्रेशरी का यूज करेंगे हम 18 to 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, जो बॉडी ऑफ यूट्रस में इन लार्ज सिट इन द ब्रिम ऑफ पेल्विस में क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। और पेल्विक फ्लोर टू मच लैक्स, पेल्विक फ्लोर में कैसे हम लैक्स का यूज करते हैं, तो पेशेंट टू लाई बेड विद द फुट एंड रेज बाय द 20 सेंटीमीटर, relieve edema and congestion of prolapse mass should be covered by gauze soaked with the glycerin and acrylamide. The treatment is the continue with 18 to 20 week of pregnancy till the prolapse mass is the reduced in size and placed रिप्लेस इनसाइड द वेजाइना। इफ रीपोजिशनिंग, रीपोजिशन में क्या करते हैं हम लाने के लिए, नॉट पॉसिबल डायग्नोस इंसिनेशन इन बेड, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में भी इंडिकेट। दोबारा पोजिशन के लिए लाने के लिए हम क्या करते हैं, नॉट पॉसिबल एंड डायग्नोसिस इन इंक्रीसेशन, मतलब कोई भी मतलब अगर आप पॉसिबिलिटी लाना चाहते हैं दोबारा से यूट्रस को, तो हमेशा क्या करना है, हमको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए उसको क्या करना है, इंडिकेट करना है। अगर किसी भी मदर के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसको क्या करना है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने के लिए उसको इंडिकेट करना है। देन इसके बाद सर्विक्स रिमेन आउटसाइड द इंट्रोइटस इवन द लेटर मंथ इज द प्रेफरेबल एडमिट द पेशेंट 36 वीक। सर्विक्स अगर आउटसाइड इंट्राइटस अगर कुछ मंथ तक अगर आपको दिखता है, सर्वाइकल लॉस अगर ओपन दिखता है या इस तरह से कंडीशन अगर बनती है वहाँ पे, तो हमेशा जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उसको 36 वीक में ही क्या करना है, एडमिट करने के लिए बोलना है, प्रिफर करना है। देन इसके बाद ड्यूरिंग लेबर बोला जा रहा है। ड्यूरिंग लेबर में क्या करेंगे, द पेशेंट शुड बी इन बेड नॉट ओनली द प्रिवेंट अर्ली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन बट आल्सो टू फैसिलिटेट रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोलैप्स सर्विक्स इनसाइड द वेजाइना। ड्यूरिंग लेबर में जो पेशेंट्स होता है शुड बी इन बेड नॉट ओनली प्रिवेंट अर्ली रप्चर। बेड में क्या होता है, अगर किसी भी मदर्स को ड्यूरिंग लेबर अगर हम बेड में रखते हैं, नॉट ओनली प्रिवेंट अर्ली रप्चर को प्रिवेंट करता है बल्कि वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है प्रोलैप्स सर्विक्स को इनसाइड द वेजाइना में रिप्लेस होने के लिए, ठीक है। अगर सर्विक्स मान लीजिए प्रोलैप्स है तो उसको दोबारा से रिप्लेस करने में वेजाइना में क्या करता है, वो हेल्प करता है। देन इसके बाद इंट्रा वेजाइनल प्लगिंग सॉक विद द ग्लिसरीन एंड acryflavine not only help reduction cervical edema but also facilitate dilatation। देन इसके बाद ड्यूरिंग लेबर में क्या हेल्प करता है, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक केसेस ऑफ द प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन when the cervix remain outside should be administered। Manual stretching of the cervix are pushing up systocele and rectocele past the presenting part during uterine contraction facilitate progressive descent of the head। The head is deeply engaged, cervix remaining thin but undilated delivery may be facilitated by the डर्सन इंसिजन। कौन सा इंसिजन करते हैं हम, डर्सन इंसिजन करते हैं एंड सेकंड 10 o'clock पोजीशन। देखिए इसमें पोजीशन कौन सा इंसिजन यहाँ पे करेंगे, ड्यूरेशन इंसिजन बोला जाता है, जिसमें बताया गया है सेकेंड एंड 10 o'clock पोजीशन देते हैं किसके लिए, वेंटस एक्सट्रैक्शन और फॉरसेप का यूज करके हम क्या करते हैं। देखिए जब आप वॉच देखते हो, जब घड़ी पे आप देखते हो कि तब 2 बजते हैं या 2:10 होते हैं, तो आप उस समय घड़ी का काटा देखिए और उस शेप का इंसिजन किया जाता है। उस शेप को जो इंसिजन था उसको किसने दिया था, तो दर्शन ने दिया था, उन्हीं के नाम पर पड़ा है दर्शन इंसिजन, ठीक है। दर्शन इंसिजन इसको बोला जाता है, ये डिलीवरी के लिए सुटेबल बताया गया है। ये वेंटस एक्सट्रैक्शन या फॉरसेप का यूज करके हम क्या करते हैं, सर्विक्स में रिमेनिंग अनडाइलेटेड सर्विक्स को क्या करते हैं, डीपली इंगेज करते हैं ताकि पूरी तरह से जो प्रोलैप्ट ना हो पाए यूट्रस, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। हेड हाई अप इन द सर्विक्स रिमेन ओडिमेटस। If the head is high up in the cervix remain edematous, thick or undilated cesarean section is safe procedure। तो हेड को क्या करना है, हाई अप करना है, सर्विक्स को रिमेन एडिमेटस सर्विक्स को थिक
तो समझ में आया आपको। तो हेड को क्या करेंगे, सर्विक्स के हेड को हाई अप करेंगे और एडिमेटस सर्विक्स को जो थिक होता है उसको अनडायलेटेड सीजरियन सेक्शन के थ्रू हमको क्या करना है, उसको सेफली प्रोसीजर के थ्रू आपको क्या करना है, रिमूव करवाना है, ड्रेन आउट करवाना है। देन उसके बाद हमको क्या करना है, डिलीवरी के लिए उसको प्रेफर करना है। तो सर्विक्स का जो हेड होता है अगर एडिमेटस या थिक है, अनडायलेटेड सीजरियन सेक्शन उसको करना है ताकि सेफ प्रोसीजर रहेगा। तो फिर आपका जो यूट्रस है वो प्रोलैप्स होने के चांसेस नहीं बनेंगे। अब ये तो हो गया डिलीवरी के टाइम का। अब हम देखते हैं प्यूपेरियम के टाइम पर क्या होता है। पेशेंट शुड बी लाई फ्लैट इन द बेड, फ्लैट लिटाना है पेशेंट को प्यूपेरियम के टाइम पर। मास रिमेन आउटसाइड कवर्ड द गॉस सोक्ड इन द ग्लिसरीन। एंड देखिए यही कंडीशन आपने देखा था डिलीवरी के टाइम पर भी है और यही कंडीशन प्यूपेरियम पीरियड के टाइम पर बताया जा रहा है। सब इनोवेशन कंडीशन अगर होता है तो रिंग प्रेशरी का यूज करना है ताकि यूट्रस अपनी उसी पोजीशन पे आ सके कंप्लीटली रूप से। और प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक यूज करना है कि कोई भी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि देखिए ब्लीडिंग होती है, सभी को मालूम है जब डिलीवरी होती है आफ्टर प्रीपेरियम पीरियड क्या होता है, अगर डिलीवरी हुई तो ब्लीडिंग अगर हुआ तो इन्फेक्शन होने के चांसेस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो क्या प्रोवाइड करना है हमको, एंटीबायोटिक वहाँ पे देना है, यूज़ करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या क्या। देखिए होता क्या है आपका, अगर प्रोलैप्स होते हैं, ठीक है, अगर जेनाइटल एरिया प्रोलैप्स होते हैं तो क्या कंडीशन बनती है, क्या सिम्टम देखने को मिलता है और क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ये दोनों चीज़ें बताई गई है। तो रेट्रोवर्टेड भी एक कंडीशन बनती है जो ग्रेविडा का कंडीशन बताया गया है, और दूसरा बताया गया है जेनाइटल एरिया जो प्रोलैप्स होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, उस कंडीशन को बताया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनीमिया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, जो क्लासिफिकेशन है, जो कॉजेज बनते हैं, जो डायग्नोज बनते हैं, क्या होता है देखिए। तो प्रेगनेंसी के टाइम का जो एनीमिया होता है वो होता क्या है, तो एनीमिया इज द कॉमन हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, सभी को मालूम है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और ब्लड की क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है और उस कंडीशन पे क्या होता है कि जो आरबीसी है वो रिडक्ट होने लगती है। इससे क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा बताए गए, क्योंकि नंबर ऑफ आरबीसी कम होने लगते हैं, हीमोग्लोबिन का लेवल लो होने लगता है और कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों की कंडीशन क्या होती है, बिलो होने लगती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एनीमिया। देखिए बताया भी गया है कि एनीमिया इज अ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एनीमिया यहाँ पे क्या बोला गया है, एनीमिया इज द प्रेजेंट व्हेन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन पेरिफेरल ब्लड इज द 1 ग्राम या 100 ml और लेस। 11 ग्राम 100 ml ब्लड से 11 ग्राम अगर HB उसका कम है, उससे लेस है, वो क्या होती है, एनीमिया की कंडीशन कहलाती है। देन इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। तो कितने टाइप्स के एनीमिया होते हैं आपको हम बता दें। तो आपका जो टाइप्स है, सबसे पहला फिजियोलॉजिकल एनीमिया, जो आपका बॉडली रिस्पॉन्स होता है वो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। देन इसके बाद पैथोलॉजिकल एनीमिया। पैथोलॉजिकल मतलब होता है जब भी कोई सब्सटेंस उसमें इन्वॉल्व होता है, पैथोलॉजिकली रूप से, जब आपका बॉडी तो नहीं, पैथोलॉजिकल मतलब होता है जब आपका कोई भी, जैसे कि सब्सटेंस हो गया, आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो, मतलब किसी भी पर्टिकुलर किसी मटेरियल के थ्रू, किसी तत्व की वजह से या किसी भी ऐसे न्यूट्रिएंट पार्ट जो कि आपकी बॉडी में डिफिशिएंट हुए हैं, उनकी वजह से अगर डिफिशियंसी एनीमिया होने के चांसेस अगर देखने को मिल रहा है तो वो कहलाता है आपका पैथोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जिसको हम बोलते हैं, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया, प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया। देखिए चारों कंडीशन आपका पैथोलॉजिकल एनीमिया में बताया गया है। अब इसके बाद हम थर्ड देखते हैं। थर्ड बताया गया हेमोरेजिक। हेमोरेजिक आपको सभी को मालूम होगा, हेमोरेज अगर कहीं भी वर्ड आता है मतलब होता है रिलेटेड टू ब्लीडिंग। अब हेमोरेजिक एनीमिया कैसे होता है, एक्यूट बताया गया, दूसरा बताया गया क्रोनिक। एक्यूट में बताया गया कि ब्लीडिंग अर्ली मंथ प्रेगनेंसी अथवा APH अगर होता है, अगर किसी भी वुमेन्स को अर्ली मंथ मतलब अर्ली ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर किसी भी वुमेन्स को अगर ब्लीडिंग हो रही है, या APH एंटीपार्टम हेमोरेज जिसको बोलते हैं कि बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी के पहले अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो वो एक एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया कहलाएगा। इसके बाद क्रोनिक बताया गया है कि किसी भी अगर वुमेन्स को हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन है, हुक वॉर्म आपको हम बता दें, ये ऐसा जिसको हम फीता क्रीम बोलते हैं, ये स्किन्स में क्या होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं या हमारे डाइट में क्या होते हैं, वाटर्स अथवा फूड्स में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं आपके वाटर्स में और आपके फूड्स के थ्रू आप क्या करते हैं, जैसे इंगेज करते हैं तो आपके स्टमक में जाकर
ब्लड का सकिंग करते हैं, ब्लड को चूसण करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड को चूसना। तो ब्लड का सक करेंगे, जिससे क्या होता है, अगर ब्लड को सक करते हैं तो इससे इजिली क्या होता है, आरबीसी और एचबी क्या होता है, जल्दी खत्म होता है, आपकी बॉडी से जल्दी लॉस होता है। या ब्लीडिंग, पाइल्स के थ्रू अगर ब्लीडिंग हो रही है किसी भी फीमेल्स को, तो उसमें एचबी बहुत जल्दी बिलो होता है। तो उस कंडीशन में ये एक क्रोनिक कंडीशन बन जाती है आपकी हेमोरेजिक एनीमिया की। देन इसके बाद हम देखेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया कैसे होता है, जिसमें आपका ब्लड रिस्पॉन्सिबल हो। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब जब आपका ब्लड रिस्पॉन्सिबल है बॉडी का, और तब एनीमिया अगर होता है जिसमें बताया गया फैमिलियल, पहला बताया गया फैमिलियल, एक होता है एक्वायर्ड। तो हीमोलाइटिक एनीमिया आपको हम बता दें कि ये एक जेनेटिक होता है, जिसमें फैमिलियल मतलब आप जब किसी भी फैमिली में अगर वो प्रॉब्लम है या हेरिटरी कंडीशन जो होती है उससे अगर हो रही है आपकी बॉडी में, वो होता है फैमिलियर मतलब फैमिली से। और एक्वायर्ड मतलब आपको बाहर से कहीं मिल रहा है हीमोलाइटिक एनीमिया, जैसे कि मलेरिया हो गया या सीवियर इन्फेक्शन हो गया, वो कहलाता है आपका एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब बाहर, और फैमिलियर मतलब आप ही की फैमिली में किसी को है अगर ये प्रॉब्लम, जैसे कॉन्जेनाइटल एकोलरिक जॉइंडिस, अगर किसी को जॉइंडिस है और एट बर्थ ही प्रेजेंट है तो फिर उसको भी फैमिलियल जॉइंडिस देखने को मिलेगा। और सिकल सेल एनीमिया, बच्चे में सिकल सेल एनीमिया का भी कंडीशन मदर के थ्रू क्या होता है, देखने को मिलता है, जिसमें आरबीसी क्या होती है, हस्याकार की हो जाती है। आपको बता दें इसका शेप जो होता है कैसा होता है, हस्य चंद्राकार, जिसको हम बोलते हैं चंद्रमुखी जो आरबीसी होती है, वो किस में देखने को मिलती है, आपकी सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलती है। अब इसके बाद हम देखते हैं बोन मैरो इनसफिशियंस। बोन मैरो इनसफिशियंस प्रॉपर तरीके से जब बोन मैरो की साइज और शेप नहीं होती है, इनसफिशियंसी देखने को मिलती है, हाइपोप्लेजिया एप्लेजिया की कंडीशन देखने को मिलती है, ड्रग अथवा सीवियर इन्फेक्शन के थ्रू, हीमोग्लोबिन ओपैथीज, या रीजन क्या क्या बताया गया है इसका। एनीमिया जो कॉजेज होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो फॉल्टी डाइट लेने से होता है, फॉल्टी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, अगर फॉल्टी मैकेनिज्म है बॉडी का, उस कंडीशन में एनीमिया देखने को मिलता है। देन इसके बाद आयरन कैसे लॉस होता है, देखिए ये रीजन बताया गया, हीमोग्लोबिन कैसे पैथोलॉजिकली रूप से कैसे बॉडी में कोई भी मदर अगर प्रेग्नेंट है तो कैसे उसकी बॉडी में कम होता है। तो एक तो आयरन लॉस होने का भी बताया है कि मोर आयरन लॉस स्वीट टू 15 mg पर मंथ, रिपीटेड प्रेगनेंसी, शॉर्ट इंटरवल एलॉन्ग प्रोलॉन्ग पीरियड लैक्टेशन पुट इज द सीरियस स्टेन आयरन रिजर्व। अगर कोई भी मदर्स बार बार प्रेग्नेंट हो रही है, ठीक है, अगर उसको प्रेगनेंसी रिपीटेड हो रही है तो प्रोलॉन्ग टाइम पे क्या होता है, लैक्टेशन पुटअप कराती है, तो सीरियस स्ट्रेन होता है आयरन रिजर्व करने में उसकी बॉडी में, ठीक है। एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग मैचुरेशन, अगर ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो वो कंडीशन होती है। हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन, मैंने आपको बताया ही कि ब्लड लॉस होता है, ब्लीडिंग होती है अगर पाइल्स में, या डिसेंट्री अगर हो रहा है तो डिफिशियंसी एनीमिया, जो एनीमिया के रीजंस बनते हैं, जहाँ पे आयरन का जो लेवल होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिससे एनीमिया होने के चांसेस वहाँ पे बनते हैं। अब हम देखेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम फिर क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे देखें जो आयरन का डिमांड होता है वो बढ़ जाता है। अभी आपने क्या पढ़ा था इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अभी आपने हेमोरेजिक एनीमिया पढ़ा, देन इसके बाद हीमोलाइटिक एनीमिया, फिर बोन मैरो इनसफिशिएंट, इसके बाद हीमोग्लोबिन पैथीज। अब इसके बाद हीमोग्लोबिन पैथीज में कंडीशन बताई गई है 1 2 3 4, तो ये आप फोर्थ कंडीशन पढ़ रहे हो, ठीक है। ये 6 पॉइंट का ही पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कैसे आपका हीमोग्लोबिन पैथीज देखने को मिलता है, तो डिमिनिश इंटेक ऑफ आयरन, आयरन प्रॉपर तरीके से नहीं लेने से, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अच्छे से नहीं होने पर, प्रेग्नेंट हेल्थ स्टेटस, प्रॉपर तरीके से जो प्रेगनेंसी के टाइम का हेल्थ स्टेटस होता है वो सही ना होने से ये कंडीशन देखने को मिलती है। एबनॉर्मल डिमांड मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर मान लीजिए ट्विंस बेबी है किसी को, वुमेन रैपिडली रिकरिंग प्रेगनेंसी, बार बार अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है वुमेन्स को, तो कंडीशन क्रिएट हो सकती है उस टाइम पे, एबनॉर्मल डिमांड देखने को मिलता है। देन इसके बाद हम देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, एनीमिया में क्या डायग्नोस करेंगे, तो हिस्ट्री सबसे पहले लेना है, फीलिंग एग्जॉशन देखना है, एनरोक्सिया देखना है, पाल्पिटेशन करना है, डिस्निया लेवल देखना है, स्वेलिंग लेग्स, रेस्ट, सस्पिशियसनेस देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको क्लिनिकल फीचर्स देखना है एनीमिया के टाइम पे। देन इसके बाद ऑन एग्जामिनेशन पैलार, ओडिमा, लैक्स, सॉफ्ट सिस्टोलिक मर्मर, फिजियोलॉजिकल मेट्रल हमको देखना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, हीमोग्लोबिन का लेवल देखना है, एचबी लेवल 8 to 10% देखना है, 8 to 10% ग्राम है, तो ये आपका बिटवीन अगर इसके बीच में है तो फिर ग्रेडेड माइल्ड होगा। अच्छा इसमें ग्रेड दे दिया, ठीक है, हीमोग्लोबिन का एस्टिमेट दे दिया, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर किसी भी वुमेन्स का 8 to 10 ग्राम के बीच में है, ठीक है, 8 to 10 ग्राम के बीच में अगर एचबी है तो वो माइल्ड कहलाएगा। देन इसके बाद 6 to 8 है तो वो मॉडरेट कहलाएगा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा
हीमोग्लोबिन का इसने कैटेगरी बता दिया, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 3 कंडीशन बताई है। तो अगर 6 to 8 ग्राम है तो मॉडरेट में जाएगा, और 6.5 से बिलो है अगर, तो वो सीवियर कंडीशन पे जाता है। देन इसके बाद पेरिफेरल ब्लड स्मीयर हम देखते हैं। पेरिफेरल इन्वेस्टिगेशन में पेरिफेरल ब्लड स्मीयर कैसे यूजफुल फाइंडिंग टाइप ऑफ एनीमिया। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर हेल्प करता है आपका टाइप ऑफ एनीमिया को जानने के लिए। If it is iron deficiency smear looks pale, hypochromic and microcytic anemia, megaloblastic anemia there should be microcytic and segmentation, neutrophilic fully hemoglobinized red blood corpuscles. In hemolytic anemia there would be target cell reticulocytes and sickle cell anemia. Bone marrow are some of investigation needed to confirm type of anemia. तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर जो होता है यूजफुल फाइंडिंग टाइप ऑफ एनीमिया को देखने के लिए हम किस टाइप का एनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक है, सिकिल सेल एनीमिया है, या हाइपोक्रोमिक एनीमिया या मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एनीमिया क्या होता है और किस टाइप के एनीमिया प्रेजेंट होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर कितना एनीमिया का लेवल देखने को मिलता है, कौन सा एनीमिया माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है, और कैसे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं एनीमिया को जानने के लिए, और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर किया जाता है उसमें एनीमिया के टाइप को जानने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। सबसे पहले हमको देखना है क्या होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। कॉजेज जानना है, साइन एंड सिम्टम देखना है, इन्वेस्टिगेशन देखना है, कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे आयरन के थ्रू होने वाला जो एनीमिया होता है। तो 95% बताया गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं आयरन के थ्रू डिफिशियंसी ऑफ एनीमिया देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन लेस देन 10 ग्राम %, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कितना कम होता है, 10 ग्राम % क्या होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में देखने को मिलता है। रीजन बताया गया है, रिड्यूस इनटेक एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, हो सकता है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से ना हो उसकी बॉडी में, डाइटरी डिफिशियंसी, डाइट में ही ना लेती हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो, मॉर्निंग सिकनेस हो, एक्सेस डिमांड द मल्टीपल प्रेगनेंसी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ट्विंस बेबी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो जो आयरन का डिमांड होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी पर्टिकुलरली यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लड लॉस, मेनोरेजिया, कॉन्सेप्शन ब्लीडिंग, पाइल्स ब्लीडिंग, हेमोरेज, हुकवॉर्म, decreased absorption of the gastric acidity and dietary imbalance causing the formation of insoluble salt of iron। हो सकता है कि आपके स्टमक में प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन आयरन का नहीं हो पा रहा है, जो कि गैस्ट्रिक एसिडिटी या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन अगर आयरन का हो रहा है। आपको हम बता दें कि एक नेचुरल कंडीशन पे जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको अगर टैबलेट लेने का मन नहीं करता, नहीं तो नेचुरली चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, आयरन के टैबलेट आप लीजिए, और जो घर पे आपके होम में जैसे बोलते हैं अवेलेबल होता है, आंवला हो गया, ठीक है, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी सॉल्टी चीज़ें होती हैं आप उसको लीजिए जो आपको अच्छा लगे, ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से हो सके। आप मार्केट की चीज़ें ना यूज़ करके आप घर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करिए, वो भी आपको इफेक्टिव होंगी जो नेचुरल है, ठीक है, तो वो भी आपको इफेक्टिव वहां पे देखने को मिलेंगी। देन इसके बाद हम देखते हैं साइनम सिम्टम क्या देखने को मिलता है। आयरन का साइनम सिम्टम, अगर आयरन डिफिशियंसी है किसी भी वुमेन्स को तो क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, तो पैलार ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, लैसिट्यूड एंड फीलिंग ऑफ वीकनेस, गिडनेस, ट्रकीकार्डिया, डिस्निया। और आपको हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा इसमें गिडनेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। पैलार ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, फीलिंग ऑफ वीकनेस, गिडनेस किसे बोलते हैं, इसका मीनिंग आप हमको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। डिस्निया, एंड्रोक्सिया एंड इंडाइजेशन, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, ये सिम्टम देखने को मिलता है आयरन की डिफिशियंसी से होने वाले एनीमिया में। देन इसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, पेशेंट में जब हीमोग्लोबिन का लेवल 10% ग्राम से कम हो, ऑल हीमोलाइटिक हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलता है। हिमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, टोटल आरबीसी काउंट का लेवल कम होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ पैक सेल वॉल्यूम डिटरमाइन करेंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, सीरम आयरन लेवल डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, लैक ऑफ आयरन विच इज यूजुअली बिलो 30 म्यूजी पर 100 ml ब्लड, पर 100 ml ब्लड में 30 म्यूजी जो आयरन का लेवल है वो कम देखने को सीरम में मिलता है। समझ में आया, ये तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको देखना है कि कितना लेवल है आयरन का। देन इसके बाद टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी एलिवेटेड बियॉन्ड 400, देखिए टोटल जो बाइंडिंग होना चाहिए आयरन का, यहाँ तो बताया जा रहा है कि अगर 30 से बिलो है, अगर सीरम में, आप इस पॉइंट को डिनोट जरूर करिएगा कि आयरन डिफिशियंसी मोस्ट ऑफ द सबसे ज़्यादा सीवियर कंडीशन बनती है 30 म्यूजी से पर 100 ml ब्लड में अगर कम देखने को मिलता है, तो आयरन का बाइंडिंग जो नॉर्मल लेवल गया है तो 400 म्यूजी 100 ml ब्लड में,
सीरम फेरेटिन लेवल विल बी बिलो 10 म्यूजी 100 ml, मिड स्ट्रीम यूरिन शुड बी। तो देखो ये रीजन, देखो ये क्या बताया जा रहा है, हिमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड, आपको इन्वेस्टिगेशन करना है। अगर ये कंडीशन देखने को मिलती है तो टोटल आयरन की बाइंडिंग कैपेसिटी बताई जा रही है कि इतना देखने को मिलेगी। सीरम फेरेटिन लेवल का बताया जा रहा है 100 ml ब्लड में 10 म्यूजी रहेगा। स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, रूटीन टॉपिक डिटेक्ट करेंगे, पर्टिकुलरली हुक वॉर्म इन्फेक्शन अगर किसी भी वुमेन्स को है तो स्टूल एग्जामिनेशन हमको क्या करना है, रूटीनली चेकअप करना है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड सक का काम करते हैं हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन। इसके बाद मिड स्ट्रीम यूरिन शुड बी टेस्टेड एक्सक्लूडिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अफेक्ट इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस मतलब होता है आरबीसी का लॉस होना। आरबीसी जब डैमेज होती है, लॉस होती है, उसको हम बोलते हैं, एक होता है इरिथ्रोपोइटिक, एक होता है इरिथ्रोपोइसिस। पोइटिक मतलब होता है एक्स्ट्रा आरबीसी का फॉर्मेशन होना, और पोइसिस मतलब हो जाता है आरबीसी का डिस्ट्रक्ट हो जाना, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाना, आरबीसी का लॉस हो जाना। तो इरिथ्रोपोइसिस ज़्यादा अफेक्ट देखने को मिलता है किसमें, यूरिन ट्रैक्ट अगर इन्फेक्शन है, ठीक है। ये कंडीशन आपको फिर इन्वेस्टिगेट करना है। देन इसके बाद मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको अवॉइड करना है फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ को, ठीक है। जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव ना हो उसको सबसे पहले हमको क्या करना है, अवॉइड करना है फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ को, जल्दी बच्चा जन्म ना ले, उस चीज़ को अवॉइड करें। सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी हमको लेना है। डेली कितना आयरन लेना है तो आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 200, मुझे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स को सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी कितना देना होता है, तो 200 mg फेरस सल्फेट, 1 mg फॉलिक एसिड। 200 mg फेरस सल्फेट के साथ में 1 mg फॉलिक एसिड हमको क्या करना होता है, देना होता है डेली। और डाइटरी एडवाइस बोला गया है, बैलेंस डाइट रिच आयरन प्रोटीन, अफोर्डेबल बाय वुमेन्स, इजिली डाइजेस्टेबल जो होता है उसको रिकमेंड करना है। एडिक्वेट ट्रीटमेंट, इरेडिकेट इलनेस कॉज एनीमिया, अर्ली डिटेक्शन ऑफ फैलिंग हीमोग्लोबिन लेवल, अर्ली डिटेक्ट करना है हमको हीमोग्लोबिन का लेवल कम अगर ऐसा होता है, कम होता है तो उसको जल्दी हमको क्या करना है, डिटेक्ट करना है। अब इसके बाद क्यूरेटिव मैनेजमेंट करना है। क्यूरेटिव मैनेजमेंट में हमको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, डाइट देना है, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक प्रोवाइड करना है, ठीक है। फेरस सल्फेट प्रोवाइड करना है। अगर फेरस आयरन 40 mg विथ फॉलिक एसिड 1 टैबलेट देना है, ध्यान रखिएगा। फेरस आयरन का अगर हम 40 mg देते हैं तो उसके साथ में 1 फॉलिक एसिड की टैबलेट हमको देना है। फेरस सल्फेट 180 mg टीआईडी, देखिए टीआईडी के आपको ध्यान है कि ट्राई बोलते हैं, ठीक है, टीआईडी 3 बार। तो फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फॉर्मिनेट, फेरस ग्लूकोनेट आर वेल टॉलरेटेड विद बाय द पेशेंट एंड रैपिडली एब्जॉर्ब व्हेन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ओरल ड्रग। IH iron interferon is given to the patients when the patient the very severe anemia, no time for treatment, transfusion of the whole blood or packed cell is the given to save the patient life। अगर किसी भी वुमेन्स को बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया है तो फिर हमको कोई भी टाइम ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेना है, तुरंत ही उसको फिर ब्लड हमको उसको वहाँ पे प्रेस्क्राइब करना है। पैक्ड आरबीसी, पैक्ड होल ब्लड अथवा पैक्ड सेल को क्या करना है, उसको तुरंत लगाना है पेशेंट की लाइफ को अगर सेव करना है तो ये कंडीशन देखने को मिलती है, ये ट्रीटमेंट मिलता है कि कैसे आप से पेशेंट की आप केयर कर सकते हो, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। राइट, अभी तो हम देख रहे थे कि क्या होता है एनीमिया और क्या रीजन देखने को मिलते हैं, कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्या क्या आयरन डिफिशियंसी के रीजन देखने को मिलते हैं। तो सब अब हम देखेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, देयर इज द ड्रेंजमेंट इन द रेड सेल्स। आरबीसी जो होती है डी अरेंजमेंट, ड्रेनेज नहीं, डी अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट होता है आरबीसी की उसमें कमी आ जाना, उसको हम बोलते हैं, जब आरबीसी का लेवल कम हो जाता है, डी अरेंजमेंट हो जाता है, जो नॉर्मल उनका अरेंजमेंट होता है बॉडी में, उसका अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होना, लेस हो जाना, उसको हम बोलते हैं किसमें, प्रोडक्शन इन द बोन मैरो, एबनॉर्मल प्रिकॉर्सर कॉज नोन एज द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसको हम क्या बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ड्यू टू इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस, प्रॉपर तरीके से डीएनए सिंथेसिस में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हम उसको बोलते हैं जब बोन मैरो में एबनॉर्मल रूप से प्रिकर्सर बनता है आरबीसी का, डी अरेंजमेंट रहता है आरबीसी का, उसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये रीजन बताया गया कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया प्रेगनेंसी के टाइम पे फॉलिक एसिड कम लेने से ये रीजन क्रिएट होता है। कॉजेज इंक्रीज डिमांड अगर बढ़ जाता है तो ये रीजन क्रिएट होता है। मैटरनल टिश्यू या आरबीसी सेल का वॉल्यूम जो होता है अगर वो बढ़ जाए, उसकी अगर संख्या बढ़ जाए तो वो फिर उसका जो अरेंजमेंट है वो फिर डी अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस डाइटरी इंटेक, प्रॉपर तरीके से जब डाइट नहीं लेती अगर प्रेग्नेंट वुमेन तो कंडीशन बनती है ये।
रिड्यूस एब्जॉर्प्शन, प्रॉपर तरीके से जब एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। इंटरफेयर विद द यूटिलाइजेशन, प्रॉपर तरीके से जब ड्रग जैसे कि एंटी कन्वल्जेंट हो गया, सल्फोनामाइड्स हो गया, अल्कोहल हो गया, अगर कोई भी ड्रग्स अगर कंटिन्यूएशन में मदर अगर ले रही है तो ये इंटरफेयर करते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। आरबीसी का प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होने में क्या करते हैं, ये फिर इंटरफेयर करते हैं। कौन कौन से ड्रग्स, एंटी इपिलेप्टिक जो ड्रग्स लेते हैं हम, जैसे कि आपने इक्लैम्सिया क्वेश्चन में पढ़ा होगा, इक्लैम्सिया और प्री इक्लैम्सिया। प्री इक्लैम्सिया क्या होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब किसी भी मदर्स को इक्लैम्सिया के बार बार अगर झटके आते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो उसको फिर एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स दिया जाता है, तो उसका भी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। देन इसके बाद इन्फेक्शन तो सभी को मालूम है कि लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी के लाइफ स्पैन को कम करता है, ये रिड्यूस करता है और सेल का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देता है फोलिक एसिड की कमी की वजह से, ठीक है। डिक्रीज स्टोरेज ऑफ द विटामिन सी का प्रॉपर तरीके से स्टोरेज नहीं होता है और अगर किसी को लीवर डिसीज होती है तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देखिए कोई भी ऑर्गन्स हो, कोई भी मतलब पार्ट हो बॉडी का, अगर कोई भी थोड़ा सा अगर डैमेज होगा या कोई भी इफेक्ट पार्ट रहेगा तो देखिए एब्जॉर्प्शन में, उसके डाइजेशन में, सारी चीज़ें में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहाँ पे। तो ये आपको देखना है यहाँ पे। तो लीवर डिसीज होगी तो भी प्रॉपर तरीके से विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डिक्रीज स्टोरेज होगा, ठीक है। जो लीवर से स्टोरेज हमको मिलता है, सारे भी मिनरल्स या सारे एंजाइम्स जो डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो वो हमको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएंगे। अब साइनम सिम्टम देखने को मिलता है। साइनम सिम्टम किसका देखने को, देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का साइनम सिम्टम क्या दिखेगा, पेशेंट कंप्लेन एक्सट्रीम वीकनेस एंड डिस्निया। पेशेंट कंप्लेन करता है वीकनेस का और उसको डिस्निया होता है, ठीक है। डिफिकल्टी इन, आपको ध्यान रखना है, अपनिया होता है एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। पेशेंट सफर फ्रॉम द वॉमिटिंग एंड समटाइम फ्रॉम द डायरिया, पेशेंट सफर करता है वॉमिटिंग और डायरिया से। पहला मार्क्ड स्किन येलोइश कलर की होगी, स्वेलिंग होगा एंकल्स में, और पेशेंट बोलेगा सफर फ्रॉम द जॉइंटिस से पेशेंट सफर कर रहा है, ये कहेगा, ठीक है। डायग्नोसिस, क्या डायग्नोस करेगा, एग्जामिन ऑफ द आरबीसी, आरबीसी का एग्जामिन करेगा। रिड्यूस नंबर ऑफ मैक्रोसाइटिक किसको बोलते हैं, आरबीसी की जो साइज है वो कैसी हो जाएगी, रिड्यूस होगी। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर्स और डिफिशियंसी ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड, आयरन और फॉलिक एसिड की जो लेवल है वो क्या होगा, डिफिशियंट होगा। एग्जामिन करेंगे हम बोन मैरो को, मेगालोब्लास्टिक एंड नॉर्मोब्लास्टिक। एमसीबी, नॉर्मल और रेस्ट, इफेक्ट ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हम मेगालोब्लास्टिक का इफेक्ट देखेंगे। डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड मे कॉज प्लेसेंटल एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया जो मैंने आपको बताया था। अर्ली डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, प्री मैच्योर डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन द यूट्रस, वो किसकी वजह से रीजन बताया जा रहा है यहाँ पे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की। जब फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी होगी तो प्रॉपर तरीके से जो ऑर्गन्स हैं या बोन्स हैं वो डेवलप ही नहीं होंगे, क्योंकि उनको ब्लड प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाएगा। तो कंडीशन क्या बनेगी, एब्रेप्सियो, क्योंकि मैच्योर नहीं हो पा रहा है प्लेसेंटा, किसकी वजह से, एनीमिया की वजह से। तो एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होने के चांसेस किसमें देखे गए हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कौन सा एनीमिया है जिसमें एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होने के चांसेस बनते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस बनते हैं, कॉन्जेनाइटल कार्डियल सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, चांसेस मिलते हैं, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की वजह से देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद हम मैनेजमेंट करेंगे। 5 mg डोजेस हम देंगे फॉलिक एसिड का 8 आवरली, टाइम शॉर्ट ट्रीटमेंट देंगे 30 mg इंट्रामस्कुलर 3 days, 90 mm इंट्राविशनसली देखना है, 250 ml फ्लूइड के साथ में, नॉर्मल सलाइन के साथ में हमको देना है। वुमेन को करेक्ट सिलेक्शन प्रिपरेशन ऑफ फूड के बारे में, फॉलिक एसिड, हाई लेवल फॉलिक एसिड लेने के लिए बोलना है। और फॉलिक एसिड जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में ज़्यादा जो प्रेजेंट, जैसे ब्रोकली हो गया, स्पाइनच हो गया, वो उसको प्रेफर कराना है। और अदर सोर्सेज जैसे कि पीनट हो गया, चीपेस हो गया, बनाना हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, ये इसको हमको लेने के लिए डाइट में बोलना है, किसको, प्रेग्नेंट वुमेन्स को। इससे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कितनी कितनी चीज़ें हमको कितने टाइम पर लेना है और देना है प्रेग्नेंट वुमेन्स को, ठीक है, ट्रीटमेंट के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एनीमिया इन चाइल्ड बियरिंग। अगर किसी भी वुमेन्स को अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे एनीमिया है तो क्या इफेक्ट बच्चे के जन्म देने के टाइम पर उसको इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहला बताया गया रिड्यूस रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन कॉज बाय द इम्पेयर्ड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। पहला होता है सबसे पहले तो इन्फेक्शन, अगर जो रेजिस्टेंस पावर होती है, बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर होती है, इन्फेक्शन से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है, वो पहले इम्पेयर हो जाती है एनीमिया के टाइम पर, क्योंकि प्रॉपर तरीके से इम्यूनोग्लोबिन मैच्योर नहीं हो पाते हैं, ठीक है, आरबीसी वर्क नहीं कर पाती है, जिससे क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। फिर रिड्यूस एबिलिटी पोस्टपार्टम हेमोरेज, पोस्टपार्टम हेमोरेज होने के टाइम पर
चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। फिर इवन अनकॉम्प्लिकेटेड लेबर कंडीशन बन सकती है, कार्डियक फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पर हाइपरटेंशन होने के चांसेस बनेंगे, एंजॉयमेंट प्रेगनेंसी रिड्यूस, मतलब अगर किसी भी वुमेन्स को अगर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो जो एंजॉयमेंट होता है डिलीवरी के बाद वो चीज़ें नहीं होंगी वहाँ पे, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट हो सकती है। और फिर बच्चे में क्या कंडीशन देखने को मिलती है, एनीमिया जो चाइल्ड बियरिंग प्रोसेस होती है तो मदर की कंडीशन बताई गई वहाँ पे। अब बच्चे में क्या कंडीशन बनती है, तो इंक्रीज रिस्क ऑफ इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया, ग्रोथ डायलेशन, IUCR देखने को मिलता है किसमें, अगर किसी भी मदर्स को एनीमिया की कंडीशन है तो ये कंडीशन देखने को मिलता है बच्चे के अंदर, ठीक है। तो इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया मतलब यूट्रस के अंदर जब होगा तो उसको ऑक्सीजन लेवल उसका क्या होगा, कम होगा। प्रीमैच्योरिटी होगी, लो बर्थ वेट बेबी का वेट जो होगा 250 से 2.5 to 3 kg से उसका वेट जो होगा वो कम होगा। एनीमिया फ्यू मंथ आफ्टर बर्थ ड्यू टू पुअर स्टोर्स और इंक्रीज इसका पेरिनेटल मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी। तो बहुत ज़्यादा केसेस क्या बनते हैं आपका, इंक्रीज इसका पेरिनेटल मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी के केसेस बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्रिएट होते हैं। ये किसके लिए है, फीटस के लिए। तो चलिए ठीक है, आज का सेशन इतना ही। और आपका आज का जो क्वेश्चन था इफेक्ट ऑफ एनीमिया इन द चाइल्ड बियरिंग, इसको आप हमको जरूर बताइए। और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है वो आप कमेंट्स करके हमको बताइएगा। जो है ग्रिडनेस किसको बोलते हैं, इसमें से आप क्लास को वॉच करिए, देखिए और लाइक करिए, उन बच्चों को शेयर करिए जो बच्चे अभी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। धन्यवाद। एक नए सेशन के साथ में हम कल फिर से हाजिर होंगे आपके सामने, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस।